नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कल गुरुवार को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर मतदान होगा वो हैं हरियाणा के आदमपुर, बिहार में गोपालगंज और मोकामा, तेलंगाना में मुनगोडे, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा में धामनगर। इन सीटों पर कई चुनावी लड़ाइयां भाजपा और क्षेत्रीय दलों जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल के बीच होंगी। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जल्द होने वाले हैं। बीजेपी एमसीडी चुनाव हर हालत में जीतना चाहती है। इसी के मद्देनजर बुधवार को दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ी वालों को 3024 फ्लैट देने का इवेंट आयोजित कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्मित 3024 फ्लैटों की चाबियां सौंपी और इसे झुग्गी वासियों के लिए जीवन की नई शुरुआत कहा। इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री हरदीप और दिल्ली के एलजी मौजूद थे, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे। ये पूरी तरह केंद्र की बीजेपी सरकार का इवेंट था। बीजेपी नेताओं का मानना है कि इस कदम से आगामी नगर निगम चुनावों में पार्टी को फायदा होगा। इसी तरह कठपुतली कॉलोनी में भी काम तेजी से चल रहा है, जहां ईडब्ल्यूएस फ्लैट झुग्गियों की जगह लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को ट्विटर पर एक ग्राफिक और आंकड़े साझा करते हुए कहा कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिल्ली को गैस चैम्बर में बदलने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 2021 के मुकाबले इस बार पंजाब में 19% से अधिक पराली जलाने की वृद्धि देखी गई, जबकि हरियाणा में इसी अवधि के दौरान पराली जलाने में 30% से ज़्यादा गिरावट देखी गई। बता दें, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि आज ही के दिन पंजाब में पराली जलाने के कुल 3634 मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बना दिया है, इस पर कोई शक नहीं। आश्चर्य है कि कैसे घोटाला वहीं है जहां आप है। दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाए जाने के मामले में हो रही राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण से राजनीति मत करो। प्रदूषण केवल दिल्ली और पंजाब में नहीं है, पूरे उत्तर भारत में है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली की वजह से पूरे देश में प्रदूषण हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर ये पूरे उत्तर भारत में हो रहा है तो इसका समाधान प्रधानमंत्री को निकालना है। प्रधानमंत्री मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल ने कहा कि किसान को गालियां मत दो, उस पर एफआईआर मत करो। पंजाब और दिल्ली के लोग अपने स्तर पर सभी कदम उठा रहे हैं। केंद्र को आगे आकर सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अब राजस्थान को लेकर कोई फैसला करना चाहिए। पायलट ने बुधवार को जयपुर में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने सितंबर में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अनिर्णय का माहौल अब समाप्त हो जाना चाहिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है। मैं नए अध्यक्ष से अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। बताना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब सितंबर के महीने में बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे थे तो गहलोत समर्थक विधायक जयपुर में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। इन विधायकों ने बैठक में पहुंचने के बजाय कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक की थी और फिर स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। ऐसे विधायकों की संख्या 100 के आसपास बताई गई थी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तारीफ किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पायलट ने अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, यह दिलचस्प है कि पीएम ने कल मुख्यमंत्री की तारीफ की। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीएम ने इसी तरह संसद में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और हम सभी ने देखा कि क्या हुआ। बता दें, मंगलवार को सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के साथ एक मंच साझा किया था, जिन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, अशोक जी और मैंने मुख्यमंत्रियों के रूप में एक साथ काम किया है। वो हमारे लॉट में सबसे सीनियर थे। वो अभी भी मंच पर बैठे लोगों में सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। सचिन पायलट के द्वारा अशोक गहलोत गुट पर निशाना साधने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि अभी कोई बयानबाजी करे, हमें अगली बार सरकार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि हमारे महामंत्री वेणुगोपाल ने कहा है कि कोई बयानबाजी नहीं करे। हम भी चाहते हैं कि सभी नेता अनुशासन बनाए रखें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए कि अगली सरकार कैसे रिपीट करे। गहलोत ने कहा कि देश की जनता त्रस्त है। राहुल गांधी पसीना बहा रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। उसके बाद में हमारा ध्येय है कि अगली बार सरकार कैसे बनाएं। हमने इस कार्यकाल में शानदार काम किया है और उसका लोहा पूरा देश मान रहा है।
और अगली बार सरकार आई तो हम वो काम करेंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में ना हुआ हो। जानी मानी समाज सेवी और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इला भट्ट का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इला भट्ट ने सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के जरिए लाखों महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उन्हें रेमन मैग्सेसे और राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत और भी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इलाबेन भट्ट के निधन से बहुत दुख हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज सेवा और युवाओं को शिक्षित करने के उनके प्रयास के लिए उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। मोरबी पुल हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये एजेंसियां इस हादसे में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। ममता ने कहा कि मैं इस पर नहीं बोलूंगी क्योंकि लोगों की जिंदगी राजनीति से ज्यादा अहम होती है। मेरी संवेदनाएं हैं, कई लोग इस हादसे में मारे गए और कई अभी गायब हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मोरबी में पुल हादसे को लेकर मंगलवार को स्थानीय अदालत में बताया कि सस्पेंशन ब्रिज की केबल में जंग लग गया था और अगर इसे ठीक कर दिया जाता तो दुर्घटना से बचा जा सकता था। घटना की जांच कर रहे मोरबी के पुलिस उपाधीक्षक पीए जाला ने अदालत को बताया कि केबल जहां से टूटी थी वहां से जंग लगी थी और उस पर तेल या ग्रीस नहीं लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर केबल की मरम्मत की जाती तो यह घटना नहीं होती। जाला ने कहा कि कौन सा काम और कैसे किया गया इसका कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है। खरीदी और इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई थी या नहीं, इसकी जांच की जानी बाकी है। डेक्कन हेराल्ड ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने कहा कि 2 आरोपी ठेकेदार प्रकाश परमार और देवांग परमार योग्य इंजीनियर नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में लाइफगार्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो ओरेवा की ओर से घोर लापरवाही को दिखाती है। उन्होंने कहा कि बिना क्षमता निर्धारित किए और सरकार की मंजूरी के बिना पुल 26 अक्टूबर को ही खोला गया था। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर ओरेवा कंपनी के मैनेजर्स में से एक दीपक पारेख ने एक स्थानीय अदालत से कहा है, ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मैनेजर ने ये बात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीनियर सिविल जज एमजे खान की अदालत से कही। दीपक पारेख ओरेवा कंपनी के उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस सस्पेंशन ब्रिज के गिरने के बाद गिरफ्तार किया गया है। पारेख ने अदालत से कहा, कंपनी के प्रबंध निदेशक से लेकर नीचे स्तर के कर्मचारियों तक सभी ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दीपक पारेख ने अदालत से कहा वो कंपनी में मीडिया मैनेजर के पद पर थे और उन्होंने ग्राफिक डिजाइन का काम किया था। इस मामले में मोरबी के डीएसपी पीए जाला ने स्थानीय अदालत को बताया कि सस्पेंशन ब्रिज की केबल में जंग लगी हुई थी और अगर इसकी केबल की मरम्मत कर दी गई होती तो यह हादसा नहीं होता। बता दें, मोरबी जिले में रविवार शाम को हुए इस हादसे में अब तक कम से कम 140 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आज हैदराबाद में अभिनेत्री पूजा भट्ट भी शामिल हुई। कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ यात्रा में पूजा भट्ट के फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। पार्टी ने दावा किया है कि हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि विचारधारा की इस पदयात्रा में अब एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी शामिल हुई है। वहीं समाचार एजेंसी एनआई के द्वारा ये ट्वीट करने कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ देर शामिल हुई पूजा भट्ट, इस पर जवाब देते हुए पूजा भट्ट ने ट्विटर पर कहा, हाँ ठीक कहें तो 10.5 किलोमीटर पैदल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि आप 2012 के आरएसएस के द्वारा समर्थित आंदोलन से निकली है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें 2 राय नहीं कि आम आदमी पार्टी उसी से निकली है। जयराम रमेश ने कहा, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही तरह के मुद्दे उठाते हैं और कमोबेश एक ही भाषा में। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दिखावे के लिए हमला करती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली सरकार की मदद से प्रचार कर रही है। उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने खूब विज्ञापन देकर मीडिया में गुब्बारा बनाया हुआ है, लेकिन वहां जमीन पर कुछ नहीं है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी तो बीजेपी की मदद से कांग्रेस के वोट काटने के लिए। हिमाचल प्रदेश चुनाव के बीच कांग्रेस नेता और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल सीएम बताया। उन्होंने कहा कि वो एक्सीडेंटल सीएम हैं। पिछले चुनाव में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के हारने के बाद जयराम को सीएम बनाया गया था। जनाब अपने आप को ईमानदार बताते हैं पर बेईमानों से घिरे हुए हैं। ये अली बाबा और 40 चोर की सरकार है। अगर दम है तो सरकार रिपीट करके दिखाएं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, क्या वो अपने 5 साल के कार्यकाल की 5 उपलब्धियां भी बता सकते हैं? सीएम ने 5 साल में आधा दर्जन मुख्य सचिव बदले हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में उनके द्वारा की गई नियुक्तियों को केंद्र ने रोक दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान सीएम के तहत समय की आपराधिक बर्बादी हुई है। उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। वो अपने अस्तित्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि जयराम को अब कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नहीं। बता दें, कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री उन कांग्रेसी नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। द वायर के संपादकों के घरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से द वायर के शीर्ष संपादकों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे हैं, उससे वो परेशान हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि पुलिस ने जिस जल्दबाजी के साथ तलाशी ली वो बहुत अधिक है और अनुपातहीन है। गिल्ड ने कहा कि द वायर द्वारा प्रकाशित एक बयान के अनुसार पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों के घरों के साथ साथ कार्यालय से फोन, कंप्यूटर और आईपैड जब्त किए और अनुरोध किए जाने के बावजूद भी डिजिटल उपकरणों का कोई हैश वैल्यू नहीं दिया गया। गिल्ड ने कहा, यह प्रक्रियाओं और जांच के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा संपादकों और पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों में पत्रकारिता के स्रोतों और काम के तहत कहानियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी होगी, जिसकी गोपनीयता से इस तरह की बरामदगी में गंभीरता से समझौता किया जा सकता है। बता दें, द वायर ने कुछ दिनों पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय से संबंधित खबर प्रकाशित की थी, लेकिन इस खबर पर सवाल उठाए जाने के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। मालवीय ने इस मामले में द वायर के खिलाफ केस दर्ज कराया है और दिल्ली पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर ही द वायर के संपादकों के घरों और दफ्तर पर छापा मारा था। द वायर के संपादकों के दफ्तरों और घरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, डिजिपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने भी एक संयुक्त बयान जारी किया है। मंगलवार को जारी इस साझे बयान में कहा गया है कि एफआईआर में नामित लोगों के डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि हम जो जानते हैं, बिना उचित प्रक्रिया के पालन किए ही ये किया गया है। संगठनों ने कहा कि एफआईआर एक पोस्ट के बारे में द वायर में प्रकाशित रिपोर्ट से संबंधित है, जिसे एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी द्वारा हटा दिया गया था। बयान में कहा गया है कि शिकायतें तब दर्ज की गईं जब द वायर ने अपनी रिपोर्टों को वापस ले लिया और अपने पाठकों के लिए माफ़ी जारी कर दी, इस वादे के साथ कि तकनीकी साक्ष्य से जुड़ी संपादकीय प्रक्रियाओं में कठोरता का पालन किया जाएगा। द वायर के लोकपाल ने भी पाठकों को आश्वासन दिया कि खामियों को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है, ये आश्चर्य की बात है कि समाचार पोर्टल द्वारा अपनी संपादकीय चूक के लिए वापसी वाला एक विस्तृत बयान जारी करने और इसे सार्वजनिक डोमेन में डाले जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की और अस्वाभाविक मुस्तैदी के साथ जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बयान में यह भी कहा गया है कि पीसीआई का विचार है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करे और उसे हर समय रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसने आगे कहा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता की शिकायत पर कार्रवाई की है वो सरासर बदले की भावना है। इस तरह की कार्रवाइयों का बाकी मीडिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने कहा कि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को रोकना, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना और वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल को हटाने की मांग ये बताती है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल में आरएसएस संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर यह भी आरोप लगाया कि वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि वो न्यायपालिका से ऊपर हैं और विधायिका की शक्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, राज्यपाल खान के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ 7 कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का भी रुख किया है और उन्होंने नोटिस को रद्द करने की मांग की और कहा यह अवैध है। दरअसल केरल के राज्यपाल और राज्य में विश्वविद्यालयों के चांसलर आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले हफ्ते केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था। जब सभी कुलपतियों ने 24 अक्टूबर की सुबह तक अपने इस्तीफे राज्यपाल को नहीं भेजे तो राज्यपाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा। भारत में मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है।
इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है तो मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया ने बुधवार को प्राइस यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट जारी करते हुए इसके आंकड़े भी दिए हैं। प्राइस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 30 लाख की सालाना आमदनी वाला मिडिल क्लास 2005-06 में जहां 14% था तो 2021 में बढ़कर 31% हो गया है। ये बढ़ोतरी दोगुनी से ज़्यादा है। प्राइस का कहना है कि 2047 तक भारतीय मिडिल क्लास की ये बढ़ोतरी 63% होने का अनुमान है। यानी अभी जो मिडिल क्लास का औसत 3 में 1 का है वो 25 वर्षों में डबल हो जाएगा। हालांकि रिपोर्ट इस बात पर मौन है कि 2020 में जब कोविड आया, लॉकडाउन लगाया गया, इकोनॉमी धीमी हुई, उससे सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास प्रभावित हुआ। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, उनका जिक्र या उससे संबंधित आंकड़ा इस रिपोर्ट में नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि करीब 1 करोड़ लोग भारत में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे और 97% घरों की आमदनी घट गई। सिर्फ 3% लोगों की आमदनी में इस दौरान इजाफा हुआ था। 2020 में बेरोजगारी दर पिछले 29 सालों में सबसे खराब थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में बेरोजगारी दर पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 7.77% पर पहुंच गई है और सबसे ज़्यादा नौकरियां ग्रामीण इलाकों में गईं, जबकि सितंबर में बेरोजगारी दर गिरकर 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। चेन्नई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अक्टूबर में बेरोजगारी दर 7.7% के स्तर पर है, जबकि सितंबर में ये 6.4% के स्तर पर थी। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में थोड़ी गिरावट आई है और ये 7.7% से घटकर 7.2% के स्तर पर है, लेकिन गाँव में बेरोजगारी बढ़ी है और सितंबर में 5.8% के मुकाबले अक्टूबर में ये 8.04% के स्तर पर है। CMI ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने की मुख्य वजह यह है कि अक्टूबर में आमतौर पर कृषि गतिविधियां सुस्त रहती हैं। नवंबर में बुआई सीजन शुरू होने पर रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में ट्विटर के नए बॉस बने एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर पर ब्लू टिक रखने वालों को अब इसके लिए हर महीने $8 देने होंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ब्लू टिक के लिए ट्विटर का जो मौजूदा सिस्टम है वो बकवास है। बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि ट्विटर पर ब्लू टिक रखने वालों को इसके लिए कुछ रकम चुकानी पड़ सकती है और अब मस्क ने इसके बारे में ऐलान कर दिया है। आज तक ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कोई पैसा नहीं देना होता था। कुछ औपचारिकताओं के बाद ट्विटर आपके अकाउंट को वेरीफाई कर आपको ब्लू टिक देता था। ब्लू टिक रखने का सीधा मतलब यह है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। मौजूदा वक्त में $1 का भाव 82 से 83 रुपए के आसपास है। ऐसे में भारत में ब्लू टिक रखने वाले लोगों को 650 रुपए हर महीने चुकाने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप के 35वें मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। एडिलेड के ओवल स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन बनाए। बाद में जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने उतरी तो सलामी बल्लेबाज लिटन दास ने पावर प्ले में ही शानदार अर्धशतक जड़ दिया, जिससे बांग्लादेश की उम्मीदें जिंदा हो गईं। लेकिन बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। इसके कारण ओवर्स में कटौती हुई। बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का टारगेट मिला। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 16 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन ही बना पाई। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने T20 इंटरनेशनल की ताज़ा रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है। सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के खिलाड़ी रिजवान को हटाकर शीर्ष पर कब्जा किया है। बता दें, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाए। बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार और रिजवान के बाद तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे हैं, जबकि चौथे स्थान पर बाबर आजम और 5वें पायदान पर ए मार्करम है। गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान का राशिद खान चोटी पर हैं, जबकि ऑलराउंडर रैंकिंग में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन पहले स्थान पर बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।